कल तो हमने यहाँ पर यहाँ तक किया, तो इसके आगे ये पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहता है, जो मैं आपको आज समझाऊंगी। इन इंडिया द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो हमारे इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, दे कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड फॉर टू emulate in the matter of democratic decentralization। उनका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज पंचायती राज ऐसा है उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, नॉर्मल जो कॉमन मैन है उसका भी। द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल thrust of Balwant Rai Mehta Committee report was towards decentralization on democratic institutions, is an effort to shift decision centers close to the people। ये जो मेहता बलवंत राज मेहता राय मेहता था, उनका उनका जो कमिटी, उनका भी यही था, उनका एफर्ट्स भी यही था कि डिसीजन centers should be close to the people to enable their active and continuous participation under local popular control। The Ashok Mehta Committee principal thesis was the functional necessity for decentralization of administration level closer to the people। Both Balwant Rai Mehta Committee and Ashok Mehta Committee reports, they were both interested in implementing to the close level, closer to the people. With the introduction of the 73rd and 74th constitutional amendments, the decentralization has been democratized, and the scope of democracy has expanded to include the women, OBCs, and Dalits at the grassroots level। तो ये जो कमिटीज, इनका भी यही था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए इस लेवल पर जिसमें लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, लोग इन द सेंस कॉमन पीपल। तो जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, उनमें भी यही था एक मेन चीज कि जो ओबीसीज, जो हमारे रिजर्व्ड कैंडिडेट्स, जो भी ओबीसीज हैं, और रिजर्वेशन जो हमारी है, दलित्स हैं, और भी जो लोअर लोअर सेक्शन के लोग हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अब हम आते, ये हो गया डिसेंट्र, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया द कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ democratic decentralization। This is decentralization and local governance का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया। ये इतना ही है, ये टू द पॉइंट मैंने आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में बताया। प्रिसाइज वे में मैंने इसका जो पूरा आंसर आपको अपलोड करके दूंगी। तो बस ये है, इट इज फॉर एग्जामिनेशन, मतलब आपको पास करने के लिए यू डोंट नीड टू कंसल्ट सो मेनी बुक्स, और कुछ भी एनी स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा, बिकॉज मेन क्वेश्चन का तो एम इतना ही है, इट इज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये 2008 में भी ये क्वेश्चन आया था जून, देन 2010 जून में भी ये क्वेश्चन आया था। इसलिए बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि आगे भी ये आएगा। एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको ये समझ आया होगा। इन केस नहीं समझे हैं आप, तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।
आपके लिए मैं बार बार रिपीट करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी जिनको समझ नहीं आया। बाकी ये बहुत सिंपल है, आप नोट्स पढ़ेंगे तो यू विल गेट थ्रू। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन आज ले रही हूं, इसका ही दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये सिग्निफिकेंस का मीनिंग आप समझे ही होंगे, इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हैज नाउ बिकम ए ग्लोबल फिनोमेना। Decentralization is functional mechanism through which democracy becomes truly representative and responsive. G. Shabir Chima and Dennis, these are the authors of the books. इन्होंने जो बुक्स लिखी है उसमें भी इन्होंने यही चीज पर ज्यादा स्ट्रेस किया है कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसी होनी चाहिए हमारी कंट्री में, कैसे हम इम्प्लीमेंट करें रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे इकोनॉमिक एज वेल एज फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, हर एक चीज के का जो भी हमारी कंट्री में जो भी होना किस हिसाब से होना चाहिए। फर्स्ट इज टेलर मेड प्लान्स। ये इनका है, इनका सी शबीर चीमा एंड डेनिस, इन्होंने अपने बुक में लिखा है, टेलर मेड प्लान्स एज पर द नीड्स। दिस इज आई एम डिस्कसिंग सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। इसका पहला पॉइंट है, टेलर मेड प्लान्स एज पर द नीड्स ऑफ heterogeneous regions and groups are possible। पहले मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज टेलर मेड। टेलर मेड क्या चीज है, क्या क्वेश्चन है टेलर मेड। टेलर मेड है, टेलर मेड, इसका मीनिंग है, टेलर मेड का है, इट शुड बी टू द पॉइंट। ये टेलर मेड होता है कि टेलर मेड प्लान्स, टेलर मेड प्लान्स, पहले मैं ये समझाऊंगी ये क्या होता है। टेलर मेड प्लान्स रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिकली डिजाइन और customized to meet the unique needs and preferences of an individual or a specific purpose, rather than being a uh, rather than being a one size fit for all solution। तो टेलर मेड का मतलब ये होता है कि ये स्पेसिफिकली डिजाइंड, कस्टमाइज्ड, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जो स्पेसिफिकली किसी सोल्यूशन के लिए होगा, रादर पूरा जिस एक सोल्यूशन के लिए फिट। अगर हमने उठाया फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या क्या है कंट्री में, ये ऐसा प्लान बनना चाहिए, ऐसा उसके लिए एक कस्टमाइज प्लान बनना चाहिए जो उसके लिए पूरा फिट आएगा। दिस इज फर्स्ट। देन सेकंड पॉइंट इज it can cut red tape. So I will make you understand what is cut red tape. It can cut red tape. What do you mean by it can cut red tape? It can cut red tape means that an action or initiative can simplify bureaucratic procedures and eliminate unnecessary regulations or processes, thereby increasing efficiency and making it easier to accomplish something। अब आपको समझ आया ही होगा क्या होता है कट रेड टेप का मतलब। रेड टेप का मतलब होता है कि ऐसा इनिशिएटिव लेना है जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स में इलिमिनेट करे अननेसेसरी रेगुलेशंस और प्रोसेसेस, कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उस प्लान की जो फिट होगा, जो ठीक होगा सबके लिए। ये आप समझ गए। इट इज सेकेंड पॉइंट, इट कैन कट रेड टेप। देन नंबर 3 इज closer contact between government options and local population is possible। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि इट शुड बी क्लोजर, ये एकदम लोग
कॉमन पीपल और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ ही रहना चाहिए। मतलब विद द हेल्प ऑफ कॉमन पीपल दे शुड टेक डिसीजन। इसका मतलब ये है कि कॉमन पीपल को भी इन्वॉल्व करे हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, हर एक प्रॉब्लम में, वॉट एवर इज इन द कंट्री। इट शुड बी लाइक दैट। इट कैन अलाउ बेटर पेनिट्रेशन एंड नेशनल पॉलिसीज टू एरियाज रिमोट फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। ये चीज अगर ऐसा हमारे में होगा प्लान, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे रिमोट एरियाज में, स्पेशली रूरल रूरल एरियाज में ये चीज ज्यादा है। तभी रूरल एरियाज में पंचायत सिस्टम वो ज्यादा हेल्प करता। क्योंकि आपको पता ही होगा पंचायत में सरपंच होता है, उसके अप टू हिम हर एक चीज होता है। उस वो बैठ के सारे लोग बैठ के जो भी उस प्लेस, वो जगह, वो गांव की प्रॉब्लम्स होती है, मिलकर वो सॉल्व करते हैं। इट शुड बी ऑन दैट बेस। मतलब वैसा पैटर्न होना चाहिए। इट विल, नंबर 5 इसका पॉइंट है, इट विल एंश्योर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल, religious, ethnic and tribal groups in development decision making, and could lead to greater equity in allocation of resources. So naturally ये चीज अगर समझते हैं लोग, समझेंगे हर एक प्रॉब्लम को, हर एक, उससे बहुत डेवलपमेंट होगी, उससे हर एक चीज का सोल्यूशन और हेल्प आउट हो जाएगा। लोग फील नहीं करेंगे कि जैसे है हमारा हमें पता ही नहीं होता है क्या डिसीजंस पार्लियामेंट में लेते हैं, क्या चीज इम्प्लीमेंट हुई। वी आर वी आर नॉट अवेयर, क्योंकि हमारे इधर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वी आर इग्नोरेंट ऑफ एवरीथिंग। तो इनका ये जो ऑथर्स लिखते हैं, कहते हैं ये होना चाहिए ऐसा कि लोगों को पता चले, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो, लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो, तब डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकती है। Seventh is top management would be relieved of routine jobs and devote time to more important। तो इससे जो टॉप मैनेजमेंट है उनका वर्कलोड भी कम हो सकता है। जब डिस्कशन होगा, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनका जॉब भी हल्का हो जाता है और लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट विल एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी बेटर रहेगी। it will it will it will institutionalize the participation of the citizens and exchange of information। इससे इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज हो जाएगी प्रॉपरली। अभी हम जैसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, लाइक कॉमन मैन, एज वी आर। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, ये 8th पॉइंट था, इट विल इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन। इससे कोऑर्डिनेशन मींस लोगों का विद टॉप मैनेजमेंट, विद ऑल पार्लियामेंटेरियंस, एवरी, जो टॉप पीपल है, जो इलेक्टेड है, तो कॉमन मैन भी अवेयर होंगे कि क्या हो रहा है। जैसे आजकल अभी पार्लियामेंट में क्या डिसीजंस लेते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, वी आर क्वाइट इग्नोरेंट। हमें तो कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम तो बस मीडिया जो बोलेगा उसी पर हम ट्रस्ट करते हैं और उसी का सुनते हैं। हमें पता ही नहीं है असली डिसीजन क्या होते हैं। तो इसलिए यहाँ अभी भी स्टिल वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि काफी हद तक हो गया है, स्टिल वी शुड नीड। ये आपका 9th पॉइंट है। 10th पॉइंट, इट विल ऑफसेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एलीट पीपल। इससे जो एलीट पीपल है उनका इन्फ्लुएंस भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो है,
वो अभी भी है, एलीट पीपल का ही रूलिंग है। एज यू नो, अडानी, देन दिस अंबानी, अडानी, ये ही रूल करते हैं। एज वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अडानी एंड अंबानी, उनके इन्फ्लुएंस के अंदर है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन इन डिफरेंट वे में आएगा, सो दैट ये चीजें कम हो जाएगी। It will also reduce the cost of planning, uh, uh, cost of planning and increase the number of public goods. And new framework of decentralized governance for the society can be laid down by taking the following measures. अब नया फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए जिससे बेटर गवर्नमेंट हो? क्या होना चाहिए? दैट we will discuss. We should providing people the opportunities and the forums to articulate their views and परसेप्शंस। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग पीपल, मतलब हमें प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को अपॉर्चुनिटीज, फोरम्स टू आर्टिकुलेट देयर व्यूज, के परसेप्शंस, कि लोगों को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है सो दैट दे विल कीप देयर व्यूज इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। आम लोग जो है वो अपने जो भी उनके जो वो चाहते हैं उसको आगे रखे। टेकिंग द पॉइंट्स ऑफ सर्विस डिलीवरी क्लोजर टू द पीपल, strengthening the local bodies as self-government institutions. Decentralization leads to the empowerment of the local people through decentralization and the evolution. अब हमें इन शॉर्ट पता चला what is decentralization. It leads, decentralization leads the empowerment of the local people. And decentralization and governance seeks tap local local initiatives and practices by involving grassroots organizations such as self-help groups, representative democracy and participatory democracy. Both become possible through decentralized गवर्नेंस। अब आपको समझ ही आएगा कैसे ये सब चीजें हमारे हमारी कंट्री में जो सब ये प्रॉब्लम्स है ये ठीक हो जाएंगे इफ वी विल इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम grassroots organization. Grassroots means lower downline, all human beings should be involved. Another important feature of decentralized governance is interactive policy making. Interactive policy making leads to decentralized decision making. डिसीजन मेकिंग में भी हमें बहुत ही हेल्प करेगा इफ देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग मीन्स हाउ वी विल मेक डिसीजन when we will sit together, government top people, then common man, then elected people, they will sit together, they will put their problems in front of each other, then this will be implemented. Otherwise we as a common man, we don't know anything about, and nobody listens to common man. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, हमारी कंट्री में कोई किसी की सुनता नहीं है, कॉमन मैन की कोई नहीं सुनता है। चार लोग बैठते हैं, हम प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उसके एडवाइजर्स बैठते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, इवन सारे इलेक्टेड मिनिस्टर्स भी नहीं होते हैं, चार मिनिस्टर्स होते हैं जो सारा सेट करते हैं कैसे करना है, कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट। दैट इज वेरी डिफेक्टिव, दैट इज नॉट डिसेंट्रलाइजेशन। ये अभी भी लागू नहीं है हमारी कंट्री में। तो आप समझ गए होंगे कि आज भी हमें पता ही नहीं होता है मोदी जी ने कौन सा रूल निकाला, कौन सी बिल कल पास होगी, हमें पता भी नहीं होता है। वो है सबके हित में,
सारे लोगों को है नॉलेज में, सारे लोग चाहते हैं ये होना चाहिए, वो लेते नहीं है। इसमें बहुत से फैक्टर्स, बहुत से रीजंस भी मैटर करते हैं, बहुत से फैक्टर्स, इसके काफी रीजंस हो सकते हैं, बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन भी बहुत है, इलिटरेसी बहुत है, डाउनलाइन बहुत है, तो उनका डिसीजन में भी उतना पावरफुल और नहीं, वो कैसा डिसीजन, वो तो राय तो लेते नहीं है। तो कहीं वो समझते हैं टॉप मैनेजमेंट, नहीं ये पता नहीं लोग क्या डिसाइड करेंगे, वो जल्दी से अपना डिसीजन करते हैं और रखते हैं पार्लियामेंट में। तो वो वो नहीं चाहिए, उस पर क्रिटिसिज्म है कि डिसेंट्रलाइजेशन यही टॉपिक है कि ये होगा तो कंट्री में प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होगी, डेवलपमेंट ज्यादा होगी, लोग समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। सो दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस, ये मैंने आपको समझाया क्या इम्पोर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन का। और आपको मैं ये इस क्वेश्चन का जो मैंने समझाया, ये सारा आंसर मैं पूरा नोट अपलोड करूंगी, ये आप फिर से पढ़ेंगे एंड यू विल कम टू नो। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट लेसन, डिसेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो फर्स्ट लेसन है, उसके में आई अब थर्ड क्वेश्चन। होप आप समझते होंगे, आपको मेरा समझ आया होगा। मैं इंग्लिश एज वेल एज हिंदी भी बोलती हूँ। आप प्लीज, जिनको समझ नहीं आया होगा या जो इंग्लिश को ज्यादा समझते नहीं है, उनको हिंदी में ही चाहिए ज्यादा, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे आप बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि आपको मैं हिंदी में भी समझाऊं। इजी, आई एम यूजिंग इंग्लिश भी, बहुत इजी वर्ड्स, बहुत इजी लैंग्वेज, सो दैट बच जो आप स्टूडेंट्स हो, आप अच्छे से समझोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी कि जी मेरा कल टेस्ट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस का, मैं कैसे करूं, मैं इतना कहाँ से लर्न करूं, आई कैन नॉट मग अप थिंग्स, मैं क्या करूं। मैं इसीलिए उसी हिसाब से आपको समझाती हूँ कि आप खुद ही लिख पाएंगे इन योर ओन वर्ड्स कि असली क्या क्या चीज है, मैं आपको बेसिक समझा, सो दैट यू विल राइट। अदरवाइज मैं अपलोड करूंगी सारे आंसर्स, आपको मिलेगा इजी इंग्लिश में। तो हिंदी वाले तो क्योंकि हिंदी में तो मैं आजकल ट्रांसलेशन भी होता है, दे कैन ट्रांसलेट फ्रॉम गूगल हिंदी, इन्हीं नोट्स का हिंदी, एंड दे विल गेट हिंदी आंसर्स। अंडरस्टैंड? आई थिंक आप लोगों को मेरा सारा समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ये दिसंबर 2010 में आया था, क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में, दिसंबर वाले सेशन में, 2010 में। अच्छा, अब मैं ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया। जून 2007 में ये आया है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में, गवर्नेंस, दिस डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस। After the introduction of Panchayat Raj 1959, grassroots governance, these has been a major concern of the planning processes in India. अब आप समझ गए होंगे हमको क्या क्या करना है, कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। तो वही है कि पंचायत राज बहुत सक्सेसफुल है, इवन ग्रास रूट गवर्नेंस चाहिए हमें, दीज विल बी मोर इफेक्टिव। However, the real aspect of democratic decentralization is being practiced only in a limited way. It is realized that develop it is realized that it is realized that development efforts in India
did not did not address the issues of equality and to the development of the poor. तो यही है रीजन कि हमारी उतनी डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि एफर्ट्स है ही नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने के। तभी उतनी अभी भी इश्यूज है इक्वलिटी के, डेवलपमेंट ऑफ द पुअर, उनकी डेवलपमेंट के लिए अभी हम फेस करते हैं बहुत सारे इश्यूज। देयरफॉर देयर इज ए हीड ऑफ देयर इज ए Therefore, there is a need to redirect development efforts towards the poor and those at the grassroots. The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts have been major steps in the direction of decentralized governance in India. The 70 the 73rd Constitutional Amendment Act relates to introduce reforms in rural local bodies, whereas the 74th Constitutional Amendment Act relates to bring reform in urban local bodies. तो ऐसा है, तो ये डेवलपमेंट एफर्ट्स फॉर द पुअर एंड दोज एट द ग्रास रूट्स, उनमें तभी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा। नॉट बदलना है सारा, बट कुछ चेंजेस लानी है, जैसे यही डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो थे, उनका मेजर स्टेप यही था कि डायरेक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस इन इंडिया। 73 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन रूरल एरियाज, मीन्स गांव में, एंड 74 एक्ट रिलेट्स टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, चेंजेस लाने हैं अर्बन, शहर में, सिटीज में। These amendments have accorded These amendments have accorded constitutional recognition to rural and urban local bodies. The Acts aims at integrating the concept of people's participation in a formal way with the planning process on the one hand and the de-evolution of responsibility to the people themselves on the other. These acts have addressed the present problems of irregular elections, suppression, inadequate representation, insufficient de-evolution of powers, lack of administration and financial autonomy, and inadequate resource. तो ये जो एक्ट्स, इनका एम ऐसे है, इंटीग्रेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन ए फॉर्मल वे, कि लोगों से पूछे कैसे हम डी एवोल्यूशन, कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पीपल देमसेल्व्स, वो खुद रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए। डिफरेंट जैसे इलेक्शंस के inadequate जो representation, insufficient de-evolution of powers, lack of administrative and financial autonomy, and inadequate resource. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन ऑफ what should be describe the democratic decentralization pattern in India, कैसा पैटर्न होना चाहिए, वो एक पैराग्राफ तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दूसरा आता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन अर्बन। अब आते हैं हम सिटी में कैसे रूल्स होने चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन सिटी में कैसे इंप्लीमेंट करें। इंडिया लाइक मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज has been experiencing rapid growth in recent decades. India's urban population, which was hardly 10% at the beginning of the 20th century, reached 26% in 26% in 19th in 9 decades. At present, urban population is
doubling every 2 decades. It is estimated that by 2025, about half of India's population would be urban urban. The 10th five-year plan has predicted that India's urban population is expected to rise from 28% to 40% of the total population by 2020, placing increasing strain on the country's urban infrastructure. Municipal bodies like the panchayats are not functioning effectively as units of local government due to structural, functional, and financial constraint. From time to time, many many committee many committees and commissions are appointed to suggest measures by to revitalize them. Almost all committees recommended strengthening of the urban local bodies to strengthen the urban governance. Parliament enacted 74th Constitutional Amendment Act 1992. This act providing constitutional recognition is a milestone in the history of urban local bodies. This amendment not only provides a constitutional status to the urban local governments but also a number of other measures are incorporated to strengthen their democratic functioning, resources, and powers. This act is intended to give a more focused thrust to decentralization and the creation of a democratic governance structure at the urban level. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया, अब इसका एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया कि कैसे अमेंडमेंट्स एक्ट्स कैसे कौन कौन एक्ट जो आज तक आया उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए क्या। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अर्बन में कैसे, अर्बन एरियाज जो हमारे कंट्रीज के हैं, पहले डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ही इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा 25 दिस ईयर हमारा 28% टू 40% राइज हुआ है। तो बहुत ही पॉपुलेशन का वो हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है हमारी कंट्री में। तो उसके अकॉर्डिंग जो अर्बन लोकल बॉडीज उनको वैसे ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया, वो एक्ट है प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इज ए माइल। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन वो आना चाहिए लोकल अर्बन में लोकल बॉडीज में। इस अमेंडमेंट में यही था कि स्टेटस टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट constitutional, but also a number of other measures are incorporated to strengthen their democratic functioning, resources, powers। ये इस एक्ट में था, एक्ट ने लागू किया था 1992 में। नाउ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल। अब हम अर्बन तो हम सिटीज का डिस्कस किया हमने कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल में 1992 एक्ट जो आया उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए। अब हम रूरल हो गया, विलेज, इन villages. After independence, rural development forms the crux of India's development strategy. Rural development programs aim at the improvement of the living standards of the rural poor by providing them opportunities for the optimum utilization of their potential through active participation in the development process. Development programs have a better chance of success when the
target group, and the general public participation in the various stages of the developmental decision making process in order to improve the participation of rural people in the process of development and involvement in decision making and decentralized planning. The government of India has made 73rd constitutional amendment in 1990 to provide constitutional recognition to Panchayat Raj institution. The constitution through 73rd amendment visualizes Panchayat as institution, local government. It is subjected to the extent of de-evolution of powers and functions to the will of the state legislature for the first time. Self-government is located at the panchayat level. Locality has become the basis of planning. The gram panchayat is entrusted with the responsibility and planning. अब यही इसका है जो ये मैं दूसरा आपको रूरल एरियाज में कैसे किया एक्ट ये 73rd जो आया एक्ट इन 1992 इसने क्या इसका यही है कि पॉवर्टी कैसे खत्म करे, पुअर पीपल को कैसे अपलिफ्टमेंट करे, डेवलपमेंट कैसे हो, डिसीजन मेकिंग कैसे हो विद द हेल्प ऑफ पंचायत। वही जैसे गांव में चलता था, सरपंच होते लोग आपस में डिस्कस करे, वो करे एंड इम्प्लीमेंट स्टेट लेवल पर। अब जैसे एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, एक मेन स्टेट का जो लेवल है, सेंटर का मिनिस्टर वहाँ है, डिप्यूटी मतलब जो वहाँ मिनिस्टर्स है इलेक्टेड बाय पीपल या सेंटर से जो भी है मिनिस्टर्स एंड ऑल। पहले क्या होता था, सिर्फ पंचायत होती थी, सरपंच। अब फिर मिनिस्टर आज के डेट में मिनिस्टरों के हाथ में है, पंचायत इज नोवेयर। लेकिन पंचायत जब थी तो उस टाइम जैसे होता वैसे स्टाइल में होना चाहिए, देन देयर विल बी डेवलपमेंट। कि लोगों को पूछे कहाँ पर प्रॉब्लम है, पॉवर्टी कितनी है, इतना अपलिफ्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अब आजकल लोगों से नहीं पूछते हैं, तो स्टेट लेवल पर जो भी मिनिस्टर्स जो भी ये तो डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट में डिसीजंस होते हैं, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, कितने मकान बनने चाहिए गरीब लोगों के लिए, कितने स्कूल्स होने चाहिए गांव में, कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कितना ये हो रहा है। इट इज गवर्नमेंट कर रही है, बट अभी भी बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन से जो एक्ट आए उनसे कुछ हेल्प हुआ, उतना नहीं हुआ जितना चाहते हैं लोग होना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया। अब हो गए वो एरिया, वो सेक्शंस जो डाउन टू लाइन है, जो शेड्यूल कास्ट है, tribes, scheduled tribe. Special provisions are made in the constitution through the fifth and sixth schedules to protect the interest of tribals and rights. The fifth schedule, notification of tribal dominated dominated areas, scheduled areas, and the formation of tribal advisory council at the state level. The sixth schedule provides for establishing auton- autonomous district councils and with legislative, judicial। तो यही है कि जो ट्राइबल ग्रुप है, जो डाउन लाइन है, वहां भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस कैन टेक शेप इन ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया। द फॉलोइंग आर द, अब मेन एरियाज कौन से हैं? ग्राम सभा। द फॉलोइंग आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी। ग्राम सभा एवरी, वो जो उन्होंने एक्ट में किया था उसमें ये था फर्स्ट पॉइंट, ग्राम सभा। इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंट, ग्राम सभा क्या है? एवरी हैबिटेशन
community to have a Gram Sabha, which will exercise command over natural regions, resolve disputes, and manage institutions like schools and cooperatives. Gram Panchayat, elected body of representative of each Gram Sabha, also to function as an appellate authority for unresolved disputes at lower level. So, तालुक तालुक लेवल बॉडी, ये ग्राम सभा एक उन्होंने एक्ट में किया था कि उसमें ऐसे होना चाहिए कि जो भी लो डाउन लाइन है, क्या ये शेड्यूल कास्ट, इनके लिए एक अलग पंचायत होनी चाहिए, अलग ग्राम पंचायत होना चाहिए, ग्राम सभा जो इनकी प्रॉब्लम सुने, उनको रिजॉल्व करे, खाली सुने नहीं, उनको हेल्प करे हाउ टू रिजॉल्व। ये एक बनना चाहिए पूरा एक पंचायत टाइप। तालुक लेवल बॉडी, Taluk level body is also next higher level body suggested by the committee. In addition to this, the committee has suggested an elected body of autonomous district council as ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होना चाहिए, काउंसलर एक जो यही शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स वगैरह उनके साथ डील करे, उनको क्या है प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करे, डिफॉरेस्टेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हेल्प करे ऑन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ कहाँ होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन, एक्साइज पॉलिसी, ये सब बोरिया कमिटी हैज also recommended the powers of function of the three levels in details. तो ये सब कमिटी, ये सब कुछ एक हर एक जगह होना चाहिए, हर एक गांव में, चाहे छोटे तबके वाला हो चाहे बड़ा गांव हो, हर एक जगह ये चीजें, सिटी में तो है ही है पर गांव में भी होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन का अलग डिपार्टमेंट, देन इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का अलग, डिस्प्लेसमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन अकॉर्डेंस विद द recommended recommendations of the बोहरिया कमेटी एक्ट जो आया था 24 दिसंबर 1996, उन्होंने ये लागू किया था कि ये चीजें होनी चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज वन वे टू ऑपरेशनलाइज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिससे एक बहुत बड़ा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट is one way to operationalize. A noteworthy feature of the above constitutional amendment, मतलब जो ये सारे अमेंडमेंट हमने पढ़े, जो डिस्कस किया, इनका यही मेन एम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो भी आए, कैसे हम डिसेंट्रलाइज करें, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे लाए इन अ प्रॉपर वे। अभी भी हमारे में पूरा नहीं है, अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, जिससे अपनी कंट्री का डेवलपमेंट हो जाए। डिस्कस तो ये मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस किया, इसका भी आंसर सारा अपलोड होगा, आप पढ़ेंगे फिर से, कितना आपको मेरा समझ आया आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए, क्या क्या समझ आया क्या नहीं आया, जहां भी आपको डिफिकल्टी लगती है, आई एम 100% श्योर आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू फील हार्ड या समझ के बाहर है, जो है वो मैं करूंगी। तो आज के लिए मैं इतना रखती हूँ। आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 टुमारो होपफुली।